हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी को डिटेल्स में कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 7 का ज्योग्राफी पूरा डिटेल्स में कवर कर लिया है और उसका नोट्स भी पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। आज हम लोग क्लास 7 का ही साइंस चैप्टर 11 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा केवल उसी को कवर करेंगे, बाद बाकी को इग्नोर करेंगे। चैप्टर का नाम है रेशो से वस्त्र तक। मतलब जो भी हम लोग क्लॉथ्स को पहनते हैं, कपड़े को पहनते हैं, वो कैसे बनता है, उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, मतलब इसके बारे में, केवल इसमें हम लोग कपड़ा के यानी क्लॉथ्स के बारे में ही पढ़ना है डिटेल्स में। तो चलिए यहाँ से सबसे एक इम्पॉर्टेंट लाइन दिया गया है ऊन कहाँ से आते हैं, ऊन से बने कपड़े कहाँ से आते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊँट, याक, लामा, अल्पेका आदि और कुछ अन्य जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं। इन जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या किए, एक बात समझ गए कि जो भी उनसे बने क्लॉथ्स होते हैं यानी कपड़े होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें भेड़, बकरी, याक, ऊँट, पहाड़ी बकरी ये सब से ही प्राप्त होते हैं, यानी एनिमल से यानी जानवर से ही प्राप्त होते हैं। तो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है एनिमल्स, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर कोई 4 ऑप्शन देके एक नाम यहाँ पे दे सकता है। देखिए एक हमारे लिए नया नाम है लामा, अल्पेका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिया गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को चित्र भी दिखाया गया है। अल्पेका क्या होता है, लामा क्या होता है, पहाड़ी बकरी क्या होती है, भेड़ क्या होती है, ऊँट क्या होती है, डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से हम लोग को क्या एक निकल के आया कि जो भी ऊन से बनी मतलब वस्त्र होते हैं यानी कपड़े होते हैं वो कहाँ से होते हैं, जानवरों से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन निकल के, अब चलिए यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जान सकते हैं कि इन सभी जंतुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत क्यों होती है। हम लोग देखते हैं कि जो भी जानवर होते हैं उनके शरीर पे मोटे मोटे क्या होते हैं, बाल उग जाते हैं, बहुत मोटे होते हैं। वो आखिर क्यों होते हैं। तो बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, यानी कि जब ठंडी का मौसम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में कंबल या स्वेटर या फिर बहुत सारे कपड़े को पहन लेते हैं, या फिर कंबल को, ब्लैंकेट को ओढ़ के घर में लुका जाते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग ठंडा से बच जाते हैं। लेकिन जो भी ये जानवर होते हैं उनके शरीर पे ये जो मतलब मोटे मोटे क्या परत होते हैं बाल के, उनको ये ठंडी से बचाने के लिए ही दिया रहता है, जो उनको गर्म रखते हैं। बाल कैसे इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, बालों के बीच क्या होता है, बालों के बीच वायु आसानी से भर जाती है, यानी जो बाल होता है यहाँ पे इसके बीच में वायु आसानी से चला जाता है, और जो वायु है वो क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों, यानी जो वायु होता है वो बालों के बीच आसानी से चला जाता है, और जो वायु है क्या है, ऊष्मा का कुचालक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि जो वायु है ऊष्मा का कुचालक है कि सुचालक है। तो वायु ऊष्मा का कुचालक है, यानी ऊष्मा मतलब क्या होता है, हीट, वो क्या होता है, उसको अवशोषित करके रखता है, यानी कुचालक है। अतः शरीर की गर्मी को रोक देती है, रोक के रखती है, ठीक है, और बाहर की ठंडी को शरीर में आने से रोकती है, क्योंकि वो कुचालक है। हमारे देश में जिस प्रकार भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं, यानी हमारे देश में जो भेड़ होते हैं वो बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, उसी प्रकार बकरियाँ जो होती हैं उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें से एक बकरी का नाम है अंगोरा नस्ल। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से बकरी का कौन सा नस्ल है, तो अंगोरा एक बकरी होती है, ठीक है। तो बकरी का ही एक नस्ल पाए जाते हैं। बकरियों से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, यानी कि जो एक ऊन होता है उसमें एक वह अंगोरा ऊन होती है। तो अंगोरा ऊन क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ से प्राप्त होती है, तो अंगोरा नस्ल की बकरी से ही प्राप्त होती है अंगोरा ऊन जो होते हैं, ठीक है। ये बकरी जो होती हैं अंगोरा नस्ल की, ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये बकरियां जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसी से प्रसिद्ध पश्मीना जो शॉल होते हैं, यानी जो स्वेटर जिसको बोल सकते हैं, ब्लैंकेट बोल सकते हैं, पश्मीना शॉल, इन्हीं बकरियों को मुलायम जो फर होते हैं उन्हीं से बनता है, ठीक है। किससे बनते हैं, अंगोरा नस्ल की बकरी, जो कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू और कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। पश्मीना शॉल इसके लिए बहुत फेमस है। पश्मीना शॉल 6 ब्लैंकेट के बराबर एक होता है। अगर 6 ब्लैंकेट आप लोग यानी कंबल ओढ़ लेते हैं और पश्मीना एक शॉल ओढ़ लेते हैं तो उतना गर्मी वो आपको दे सकते हैं, ठीक है।
याक जो है इन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। यानी क्वेश्चन आ जाएगा कि तिब्बत और लद्दाख में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रचलित है, तो याक जो है वो तिब्बत और लद्दाख में आसानी से देखने को मिल जाता है। अब अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, यही अंगोरा नस्ल की बकरी, इन्हीं से क्या बनता है, पश्मीना शॉल बनता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि रेशे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। जो रेशे होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं। इन रेशे को क्या कहते हैं, जानताओ, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, जानताओ से, यानी कि जंतु से प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशों के कीट को कोकुन से प्राप्त होते हैं, यानी जो रेशम के रेशे भी होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, रेशम कीट के कोकुन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब चलिए, ये हमारे लिए नहीं है। अब चलिए, रेशों से ऊन प्राप्त करना, ये जो रेशा होते हैं उनसे ऊन कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, रेशा क्या है, ये भी एक प्रकार का जंतु है। अपने भेड़ों के झुंड को खेतों में चरते, तो देखा होगा हमारे आसपास गांव में क्या होते हैं, भेड़िया आ जाते हैं चरने के लिए। ठीक है, वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है बनाने के लिए कि जो भेड़ होते हैं वो शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं, तो वो शाकाहारी होते हैं और वह घास तथा पत्ती पसंद करते हैं। फलतः भेड़ पालक इन्हें हरे चारे के अतिरिक्त मक्का, ज्वार, दालें, खल्ली भी खिलाते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों का पाला जाता है, यानी भेड़ों को लोग क्यों पालते हैं, क्योंकि उनसे ऊन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग समझ गए ना कि ऊन कहाँ से मिलता है, तो भेड़ से मिलता है, जानवर से मिलता है। उनके बालों को काटकर फिर उन्हें संशोधित करके ऊन बनाई जाती है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो वो मतलब जो भेड़ होते हैं उनके जो वो उसके मतलब जो ये चादर दिया रहता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग उतार लेते हैं। उसका उतार के बहुत सारी प्रक्रिया से गुजार के फिर हम लोग क्या करते हैं, रेशा से ऊन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब उसका प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। तो देखिए, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से समझने के लिए आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक नंबर में बालों की कटाई। ठीक है, यानी जो बकरी होती है उसको क्या करते हैं, इसको कटाई कर लेते हैं, उसके बालों को। ठीक है, बकरी को नहीं, उसके जो बाल दिया गया है ना उसको कटाई कर लेते हैं। सबसे पहले जो फेस के साइड होता है दाढ़ी के पास, उसको हटा लेते हैं, फिर त्वचा से मुलायम बाल को निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर में क्या करते हैं, सफाई और धुलाई, और उसको क्या करते हैं, साफ करके और धो लेते हैं। ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाने के लिए बीपीएससी चाहे तो ये बना सकता है कि निम्नलिखित का प्रक्रिया क्या है, तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि पहले बाल को काटते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं, यानी धोलते हैं। हाँ, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पिताजी दाढ़ी बनाने के पश्चात एंटीसेप्टिक घोल का प्रयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है यानी कीटाणु से हम लोग को क्या करता है, बचाता है, तो एंटीसेप्टिक हो गया। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन हो सकता है कि मतलब दाढ़ी बनाने के पश्चात किस चीज़ का उपयोग होता है, तो एंटीसेप्टिक घोल का। ठीक है, अब चलिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं। अब 3 नंबर पे क्या होता है, छटाई होता है, यानी जो अच्छे बाल होते हैं उसको छाँट लिया जाता है, जो ख़राब होते हैं उनको हटा दिया जाता है। अब फिर 4 नंबर में क्या होता है, बालों को सुखाया जाता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। फिर उसको डाइंग किया जाता है, यानी रंगा जाता है, बाल को कलर दिया जाता है। ठीक है, अब फिर रेशों को सीधा करके सुलझाना, यानी हमारे लिए ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस पेज में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप क्या है, 7 नंबर, बुनाई किया जाता है, यानी मशीन से क्या होता है, हाथों से या फिर मशीन से भी बुनाई किया जाता है। जो पश्मीना शॉल होता है ना वो हाथों से ही बुना जाता है। ठीक है, अब चलिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन स्टार्ट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। जब आप स्वेटर, ब्लैंकेट यानी कंबल या अन्य ऊनी वस्त्र छूते हैं तब क्या आपको ये गर्म महसूस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब क्या होते हैं कि ठंडी के दिनों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, हम लोग ठंडी के दिनों में क्या पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी रेशों के फैलाव में हवा रुक जाती है। ठीक है, क्या होते हैं, जो ऊनी रेशा पहनते हैं उसमें क्या होता है, हवा जो होती है वो अंदर ही रुक जाती है और जो उष्मा रोधी का कार्य करती है, यानी कि वो क्या करते हैं, उष्मा रोधी का काम करती हैं, जिससे कारण उनके कपड़ों में गर्म रखती हैं, यानी कि जो हवा होती है उसमें फैल के फंस के रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती है, ट्रैप करके रखती है वो जो ऊन होता है हवा को, इसलिए वो क्या करता है, उष्मा रोधी का काम करता है और ठंडा महसूस नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ से व्यावसायिक संकट, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन दिया गया है। अब व्यावसायिक का मतलब होता है जहाँ पे इसका काम होता है मशीन में, फैक्ट्री में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
उन उद्योग के छटाई विभाग से काम करने वालों का कार्य जोखिम भरा होता है। क्यों जोखिम भरा होता है? क्योंकि वे एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन से जीवाणु से वो संक्रमित हो जाते हैं? तो एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इसे सॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, सॉर्टर डिजीज़ मतलब क्या होता है? डिजीज़ मतलब भी होता है बीमारी। ठीक है, डिजीज़ इंग्लिश वर्ड है जिसके यहाँ पे लिखा है डिजीज़, वो बीमारी होता है। ठीक है, तो एंथ्रैक्स नामक जीवाणु द्वारा। ठीक है, अब देखिए रेशम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं आपकी अपनी माँ या दादी को रेशमी साड़ी पहनने देखा है? दादा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से बनाने के लिए। ठीक है, अब चलिए, अब ये रेशम की खोज की कहानी क्या था? तो बस मतलब बगीचे में वो लोग बैठे थे, फिर यहाँ से एक इम्पोर्टेंट देख लीजिए आप लोग, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज सिल्क रूट कहते हैं। यानी सिल्क रूट का मतलब होता है कि पहले क्या था ना कि मान लीजिए इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी था रेशम का, लेकिन वो क्या आगे धीरे धीरे विदेश चला गया, तो जिस रूट के माध्यम से गया ना उसी को बोलते हैं सिल्क रूट। ठीक है, विदेशों में भी इसका टेक्नोलॉजी चला गया। रेशम के कीट रेशम के रेशों से बनते हैं। जो रेशम का कीट होते हैं रेशम के रेशों से बनते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसके कारण रेशम के रेशे भी जानतो रेशे भी कहे जाते हैं। ठीक है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम की कीटों का पालन रेशम कीट पालन हिंदी में या इसको बोलते हैं सेरीकल्चर कहलाते हैं। एपीकल्चर, सेरीकल्चर, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि रेशम के पालन को क्या कहते हैं? इसको खेती जो करता है रेशम कीट, जो एक कीट होता है उसका भी पालन किया जाता है। रेशम क्या है? कीट है, उसी से क्या बोलते हम लोग प्राप्त करते हैं, तो रेशम के रेशा पाते हैं। ठीक है, नहीं बोलते हैं रेशम का धागा है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम के कीट से प्राप्त होता है। तो इसी पालन को यानी रेशम को जो लोग पालते हैं उसको, उस खेती को क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो रेशम कीट होते हैं वो जीवन चक्र उसका कैसे चलता है? तो देखिए, सामान्यतः यानी जनरली कीट के जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक तो मादा रेशम कीट अंडे देती है। मादा मतलब क्या हो गया? वुमेन जिसको बोलते हैं हम लोग, गर्ल्स जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में। मादा रेशम कीट अंडे देती हैं, जिससे लार्वा निकलता है। जो अंडे देती हैं वो, और मादा रेशम कीट, उससे क्या होता है? अंडा निकलता है। ठीक है, जिनसे लार्वा निकलता है, उसके अंडे से क्या होता है? लार्वा निकलता है, और लार्वा शहतूत की पत्ती को खाते हैं। ठीक है, और बड़े हो जाते हैं। लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, और जो लार्वा होता है वो क्या करता है? पतले तार के रूप में, यानी तार जो होता है एकदम पतला, उसके रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, और वो पतला पतला रेशम के तरफ पतला क्या करता है? वो पदार्थ को, प्रोटीन से बना एक पदार्थ को स्रावित करता है, यानी बनाता है, जो कठोर होकर रेशा बन जाता है। ठीक है, यानी रेशम कीट कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? तो रेशम के कीट से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, रेशम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहाँ से हो गया। लार्वा इन रेशों से स्वयं को पूरी तरह से ढक लेता है। ठीक है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। लार्वा इन रेशों को स्वयं पूरी तरह से ढक लेता है और अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, यही आवरण कोकून कहलाता है। अब देखिए यहाँ से समझिए क्या कहता है यहाँ पे। जो लार्वा होते हैं, लार्वा कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम का जो कीट होता है वो पहले क्या करते हैं? अंडा देते हैं। अंडे से क्या होता है? लार्वा निकलता है, और लार्वा से क्या होता है? लार्वा से ही क्या बनते हैं? तो पतले प्रोटीन से स्रावित होते हैं, जो पतले तार की तरह होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशम कीट का, रेशम जो नहीं बोलते, रेशम की धागा, उसी से निकलता है। तो लार्वा पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित होता है, जो कठोर होकर रेशा बन जाता है। लार्वा इन रेशों से स्वयं को पूरी तरह से ढक लेता है। जो लार्वा होता है वो रेशों से स्वयं को पूरी तरह से क्या करता है? ढक लेता है, और अंदर ही अंदर परिवर्तित होते रहता है। यही आवरण कोकून कहलाता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन आ सकता है, इसको क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। कीट को आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। ठीक है, पूर्ण विकसित रेशम के पश्चात कोकून तोड़कर कीट बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चक्र दिया है, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, पूरा सर्कल दिया गया है कि कैसे कैसे निकलता है। पहले ये है, फिर ये है, फिर ये, सर्कल इसका चलते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक है रेशम कीट पालन, यानी इसको पालने का विधि क्या है, इसको कैसे कैसे पालते हैं हम लोग। ठीक है, तो मादा कीट, मादा तो समझ गए जो अंडे देते हैं। मादा कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। यहाँ से क्लियर हो गया कि मादा रेशम जो होती है एक बार में 1 2 नहीं 100, मतलब 100 से भी अधिक वो अंडे दे देती हैं। व्यावसायिक
उत्पाद हेतु अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। यानी इसको क्या किया जाता है फिर मतलब आसानी से कपड़ों में बांध के या फिर लपेट के सावधानी से बेच दिया जाता है। ठीक है, जो इन्हें स्वास्थ्यकर स्थितियों अर्थात उचित ताप एवं आर्द्रता में रखते हैं, यानी उसका जो टेम्परेचर उसके लिए होता है उसी पे रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अंडों के उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे लार्वा निकल पाए, यानी उसको टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है जब तक वो क्या होता है, उस टेम्परेचर पे रखा जाता है जब तक वो क्या होता है, लार्वा उसे निकल जाए। लार्वा से ही ना बनता है रेशम का धागा। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। ठीक है, जब ये काम कब किया जाता है, यह तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, क्योंकि जो वो उसका अंडा होता है, लार्वा होता है, वो क्या खाते हैं, वो तो शहतूत के पत्ते खाते हैं जो यहाँ पे दिया है। लेकिन जब तक शहतूत के पेड़ पे पत्ते नहीं आते हैं तब तक इसको टेम्परेचर पे रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, लार्वा को शहतूत की ताज़ी पत्तियों के साथ बॉस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। ठीक है, बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, यानी लार्वा के शहतूत को ताज़ी पत्तियों के साथ, ठीक है, कहाँ रखा जाता है, स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। यानी बांस जो बनाया जाता है, बांस जो होता है, बम्बू जिसको बोलते हैं, उसका ट्रे बना लिया जाता है और उसी में क्या रखा जाता है, शहतूत के ताज़ी पत्ती के साथ उसको पैक कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है, क्योंकि उसका भोजन वही ना है, लार्वा का भोजन तो यही है शहतूत का पत्ती, इसीलिए उसको ट्रे में बंद कर दिया जाता है, बांस का ट्रे में। 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर कोकून बनाने लगता है। कैटरपिलर किसको बोलते हैं, कैटरपिलर इसको बोलते हैं जो रेशम के बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर। तो 25-30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर कोकून बनाने लगता है, जिसके लिए ट्रे में टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। ठीक है, कोकून के भीतर प्यूपा विकसित होती हैं। ठीक है, प्यूपा उसका बड़ा रूप हो गया। यानी सबसे पहले क्या होता है, लार्वा से 30 दिनों के बाद अगर ढक के रख दिया जाता है शहतूत के पत्तों के साथ, तो क्या होता है, कैटरपिलर से क्या बनता है प्यूपा बनते हैं। फिर वो, अब आगे बढ़िए, शहतूत का पत्ता देख लिया हम लोग। अब देखिए, संभव हो तो कोकून देखने का प्रयास करें। ठीक है, वो अलग है। कोई अलग अलग कीटों से रेशम बनाया जाता है, यानी कई अलग अलग कीटों से रेशम बनाए जाते हैं। तसर रेशम चित्र में दिखाए गए कीट के कोकून से बनाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार के रेशम होते हैं। यह रेशम भी अन्य रेशम जैसे ही पतली होती है, पर इसके धागे में चमक थोड़ी कम होती है। यानी तसर क्या है, एक प्रकार का रेशम का टाइप है। ठीक है, अब चलिए, कोकून से रेशम वस्त्र तक वयस्क कीट में विकसित होने से पहले कोकून को धूप या भाप में रखा जाता है। ठीक है, अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशों से अलग हो जाए। रेशे निकलने से पहले उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ठीक है, यानी यहाँ से प्रक्रिया पूछ लेगा कि रेशम के रेशे अलग हो जाएं, रेशे निकालने से पहले उन धागों को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रीलिंग कहते हैं। ठीक है, धागे बनाने से पहले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रीलिंग कहते हैं। यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, रीलिंग मशीन द्वारा की जाती है, जो कोकून में से रेशों को निकालने के साथ साथ रेशों की कताई की जाती है। कताई मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, अब चलिए, भी कहते हैं जिस रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इस दौरान एक साथ कई कोकून उपयोग में लिए जाते हैं, क्योंकि इनसे बहुत मशीनें रेशे निकलते हैं यदि रेशों से धागे बनाए जाते हैं। ठीक है, मशीन की प्रक्रिया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिए। उन्हीं वस्त्रों को बुनाई फंदे के रूप में होती है जिसकी बुनावट नीचे दिए गए चित्र के अनुसार होती है। यानी ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से कुछ 7-8 लाइन इंपॉर्टेंट था। अब चलिए, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिया जाता है कि इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं बिजनेस के क्षेत्र में। बस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोग कंप्लीट कर ली। अब देखिए हमने क्या क्या सीख लिया यहाँ पे। तो भेड़, पहाड़ी बकरी से ऊन के लिए बाल प्राप्त किए जाते हैं। अब कौन कौन से, ऊँट, लामा, याक एवं एप्लिका के बालों को मतलब बालों से प्राप्त होते हैं। ऊन एवं रेशम जानता रेशे हैं। ये सब कैसे रेशे हैं, तो जानता रेशे हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं जो पढ़े हैं हम लोग। अब चलिए, जाड़ी के दिनों में प्रायः वस्त्र पहनते हैं हम लोग। किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र, नॉलन वस्त्र। तो हम लोग क्या पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं।
जंतु से प्राप्त होते हैं। कौन सा? रेशम, कसूती, उन्नी एवं रेशमी। कौन कौन से? तो उन्नी एवं रेशमी प्राप्त होते हैं, ठीक है, जंतुओं से। अब यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालना, यानी रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करना है? रेशम के कीटों को पाला जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, शेरीकल्चर, इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? तो मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प का जो खेती किया जाता है उसको बोलते हैं। तो चारों लाइन इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। और एक है सीपीकल्चर, मतलब वन वर्धन, यानी वन को जहाँ पे उगाया जाता है, ठीक है। सिप इसको क्या बोलते हैं? शिल्वी कल्चर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिए, जो भी इम्पोर्टेंट था। अब जो लोग भी पेड नोट्स लेना चाहते हैं, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ के ले सकते हैं। डिटेल्स में हैंड रिटेन नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जा रहा है डेली बाय डेली। 9199571242, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग एकदम 6 to 10 क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी के डिटेल्स में कवर करके नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका प्राइस है 299। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इसका डेमो कैसा है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, व्हाट्सअप पे आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए, अगर इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।